हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 24 फरवरी 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये काफी अच्छे क्वेश्चंस भेजे हैं और आज सबसे अच्छे क्वेश्चंस हमें मिले हैं। यानी कि अब तक सबसे अच्छे जो क्वेश्चंस मिले हैं आज मिले हैं और ये इन सभी लोगों ने भेजे हैं, तो इन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन सभी ने काफी ज्यादा मेहनत की है हमें क्वेश्चंस बताने में, और यहां तक कि इन्होंने एग्जैक्ट पैटर्न आज का 100% पैटर्न जो है जो आपके एग्जाम में पूछा गया 100% एग्जैक्ट पैटर्न हम आपको बताने वाले, सेम टू सेम आपके एग्जाम का पेपर आप मान सकते हैं। क्लियर है? इसमें इन सभी लोगों का काफी ज्यादा योगदान है, यानी इन सभी लोगों ने काफी अच्छे तरीके से हमारी हेल्प की है क्वेश्चंस को बताने में। तो इन सभी का आप भी थैंक्स जरूर से लिखिए कमेंट बॉक्स में, और हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है गाइस, तो जैसे इन लोगों ने हमें आज क्वेश्चंस भेजे हैं सेम टू सेम आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये नंबर है, इन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और आप अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को बता सकते हैं कि किस तरीके से पूछा गया था आपके एग्जाम में, ताकि हम आपको जैसा आपके एग्जाम में पूछा गया सेम टू सेम पैटर्न देने में आपकी मदद कर पाए। क्लियर है? तो लखन प्रजापति जी जो कि भोपाल से हैं, इसके अलावा अजय कुमार जी जो कि झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, अनिकेत रघुवंशी जी जो कि इंदौर से हैं, और राजेश्वरी पटेल जी जो कि भोपाल से हैं। इन सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छे क्वेश्चंस बताने में हेल्प की है। यानी कि इन्होंने जितना भी टाइम मिला है टाइम निकाल कर हमें क्वेश्चंस बताएं। तो आप सभी का बहुत बहुत अगेन धन्यवाद हम देना चाहेंगे। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी एग्जाम हो इसी तरह से क्वेश्चंस बताएं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम कर पाएं। तो गाइज, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? जीके जीएस का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, पुष्कर मेला किस राज्य से संबंध रखता है, किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान से। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी यानी कि ऊंट मेले में से एक है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या फिर स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के नाम से इसको जाना जाता है। यह एक वार्षिक मेला है, जैसे कार्तिक मेला या पुष्कर मेला भी कहा जाता है, और यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट मेले या सबसे घोड़े और पशु मेलों में से एक है। पशु व्यापार के अलावा पुष्कर झील हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में मटका बस्ट सबसे जो कि यहाँ पर हो सकता है और कुछ डिटेल हो, ये कट चुका है, माफी चाहेंगे इसके लिए। बाकी इतनी डिटेल आप याद रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी हमने ऊपर कवर आपको करवा दी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था, या फिर हड़प्पा सभ्यता में तांबा के जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। इस तरह से आपका जो राजस्थान आपको ऑप्शन में दे रखा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका राजस्थान ही रहेगा। जिन लोगों ने क्लिक किया बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। हड़प्पा के लोग अन्य पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान और इराक से चांदी, कश्मीर राजस्थान से सीसा, कर्नाटक से सोना और राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। तांबे और कांसे का इस्तेमाल औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। हड़प्पा वासियों को संभवतः तांबा वर्तमान राजस्थान और यहां तक कि पश्चिम एशिया के ओमान से मिलता था। हड़प्पा सभ्यता का कांस्य युग के दौरान अस्तित्व में थी। क्लियर है? तांबा, कांस्य, सोना, चांदी और सीसा से संबंधित वस्तुओं को देखा जा सकता है। हड़प्पा के लोग लोहे को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं के बारे में जानते थे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया कि 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता तपन कुमार पटनायक इनका नाम है। और तपन कुमार पटनायक से एक दिन इसके पहले वाली जस्ट सेकंड शिफ्ट, जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन बना था कि तपन कुमार पटनायक का संबंध किससे है? तो इनका संबंध छऊ से है, छऊ नृत्य से। और अब क्वेश्चन बन चुका है कि इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2018 में, तो ये किसको मिला है? तपन कुमार पटनायक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरायकेला के छऊ गुरु शहर राज्य की छऊ कला केंद्र के निदेशक तपन पटनायक इनका नाम है। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा गाइस 2018 में और भी लोगों को दिया है, जैसे कि राधा श्रीधर को दिया गया भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। भरतनाट्यम नृत्य की जो उत्पत्ति है तमिलनाडु के मंदिरों, नर्तकियों और देवदासियों के एकल नृत्य शरीर में देखी जा सकती है। भरतनाट्यम को दशाट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और 2018 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये कुचिपुड़ी में दिया गया पशुमर्थी रामलिंगा शास्त्री, इनको दिया गया। इसके अलावा
ये मणिपुरी नृत्य के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता श्रीमती अखम लक्ष्मी देवी ने। तो ये 4 हमने आपको बता दिए 2018 वाले, 2 तो ये एक क्वेश्चन में पूछा गया और एक ये वाला आपका राधा श्रीधर वाला। तो ये भरतनाट्यम का है, एक आपका कुचिपुड़ी का है, एक आपका मणिपुरी का और एक आपका है छऊ वाला। छऊ के गुरु को मिला था, इनका नाम है तपन कुमार पटनायक। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सही जवाब हो जाएगा सरोद से। उस्ताद अमजद अली खान जो है ये सरोद से जुड़े हुए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक दिन बन चुका है आपका। और अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। वे उनके स्पष्ट और तेज इकहरा तान के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। और 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया था। इसके अलावा अमेरिका राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की चीज़ें की गई है इनके सम्मान में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के बाद में किसने अपनी नाइटहुड यानी सर की जो उपाधि है ये वापस कर दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 22 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चलने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध के रूप में अपना नाइटहुड पुरस्कार बेसिकली लौटा दिया था और उन्होंने कलकत्ता में एक विरोध सभा की व्यवस्था की, जिसके बाद उन्होंने अंततः अपने ब्रिटिश नाइटहुड को विरोध का प्रतीक यानी कि प्रतीकात्मक कार्य के रूप में बंद कर दिया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा गया कि आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज आवर्त होते हैं? करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। अब ये जो क्षैतिज पंक्ति है इनको आवर्त बेसिकली कहा जाता है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है और आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति होती है उसको समूह कहा जाता है। तो आपसे आवर्त पूछा है कि आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज आवर्त है, तो 7 होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि ऊर्ध्वाधर पंक्ति में समूह कितने हैं, तो ये 18 आपका रहता है करेक्ट आंसर। देखिए एक आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त यानी कि क्षैतिज आवर्त 7 और जो आपका ये जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति है इसमें समूह कहते हैं, तो ये जो ऊर्ध्वाधर है ये 18 समूह होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपका हो सकता है ऊर्ध्वाधर वाला आपका अगला क्वेश्चन बन जाए। तो 18 समूह होते हैं एक आवर्त सारणी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कितने द्वीपीय पड़ोसी देश है? तो भारत के दक्षिण में 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव। 2 द्वीपीय देश भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। क्लियर है? श्रीलंका भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है और इस छोटे से देश का क्षेत्रफल लगभग 65,610 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव का क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किलोमीटर है। यह बहुत छोटा देश है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2023 में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया? आपका करेक्ट आंसर मैरी कॉम हो जाएगा। बाकी आपको और कई सारे ऑप्शंस मिले थे, सुनील छेत्री, MS धोनी, इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपको मिले थे। तो मैरी कॉम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाजी मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंस्टर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इनका नाम आप याद रखिएगा, मैरी कॉम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस शहर ने 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो जकार्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालेमबांग यहाँ पर जो है 2018 एशियाई खेल हुए थे, तो याद रखिएगा। और गाइस 100% आपको एग्जैक्ट जो पैटर्न है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस मिले बिल्कुल एज इट इज उन्होंने बता दिया जिन्होंने एग्जाम दिया था। क्लियर है? तो एशियाई खेल सभी एशियाई देशों के लिए एक बहु खेल कार्यक्रम है। 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चले थे 2018 में। इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में ये बेसिकली हुए थे। यह टूर्नामेंट का 18वां संस्करण है जो पहली बार 1951 नई दिल्ली में शुरू हुआ था और यहाँ 45 देशों 40 खेलों के लगभग 10,000 एथलीटों की मेजबानी करेगा, यानी की है इसने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय और विकास किसमें नहीं आता? वित्तीय और विकास किसमें नहीं आता है? तो राजकोषीय व्यय इस तरह से आपको 3 और अलग अलग ऑप्शंस में दे रखे थे, तो आपका ये इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है, 1983 यानी 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप कौन से स्टेडियम में जीता था? यानी कि कपिल देव ने जो वर्ल्ड कप जीता था भारत ने 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता था, तो कपिल देव ने उस टीम पे के कप्तान थे कपिल देव। तो कौन से स्टेडियम में जीता था? लॉर्ड्स में था साल 1983 में। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 1983 विश्व कप एक गेम चेंजर साबित हुआ था और क्रिकेट एक्सपर्ट के मुताबिक इसी विश्व कप के बाद से ही भारतीय क्रिकेट में पैसा आना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल ने
भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी, तो ये गेहूं ने देखी है। भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं की फसलों के उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी गई। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 में। भारतीय कृषि में उपज यानी कि उच्च उपज वाले किस्म HYV के बीच से हुई थी। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया कि आंध्र प्रदेश के देश किस नृत्य में किया जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश में कुछ किया जाता है तो वो किस नृत्य में किया जाता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बना था। तो उसका आंसर कुचिपुड़ी था। आपका कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी और जो नृत्य दे रखे थे वो अदर स्टेट के थे और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आंध्र प्रदेश मिला था, तो करेक्ट आंसर कुचिपुड़ी रहेगा, क्योंकि 3 जो ऑप्शंस थे वो अदर स्टेट वाले नृत्य थे, है ना। तो आपका कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर इस तरह से रहेगा। बाकी ये क्वेश्चंस में वो इतना सा भूल गए बस, बाकी 100% एज इट इज पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन इस तरह से था, अनुच्छेद 168 विधानसभा और किससे संबंध रखता है, तो इसका संबंध विधान परिषद से भी है। आर्टिकल 168 विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित है। राज्य विधानमंडल यानी कि अनुच्छेद 168 से 212 में विधानसभा और विधान परिषद शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी क्या है, तो ये बीजिंग है। वर्तमान में चीनी जनवादी गणराज्य PRC की राजधानी बीजिंग है। अगला क्वेश्चन है, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के कौन से अध्यक्ष हैं, तो 14वें नंबर के अध्यक्ष है अजय बंगा। इस तरह से सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका बना। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना गया है और उन्होंने 2 जून 2023 से यह पदभार संभाला है। अगले 5 वर्ष तक वो इस पद पर बने रहेंगे और उन्होंने वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट डेविस मालपास की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, संपत्ति का अधिकार कौन सा संवैधानिक अधिकार है, तो ये विधिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है ये विधिक अधिकार है। पहले ये जो हुआ करता था मौलिक अधिकार था, बट अब जो है संपत्ति का अधिकार से, मौलिक अधिकार से इसको हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित इसको कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PVTG मिशन का फुल फॉर्म क्या है, तो PVTG मिशन जो है ये किससे रिलेटेड है, जनजाति समूह से रिलेटेड है। आर्थिक रूप से कमजोर या विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह इनको बोलते हैं। तो इसका सही जवाब आपका यहाँ से क्या होगा, इसका जो रहेगा पर्टिकुलरली वुलेरबले ट्राइबल ग्रुप्स, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये PVTGs का फुल फॉर्म है और इसे हिंदी में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हॉकी के लिए मेन एंड वुमेन के लिए कौन सा मंत्रालय काम करता है, तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय यानी कि युवा खेल मंत्रालय इसके लिए काम करता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय की इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मदद प्रदान की गई। यह योजना खिलाड़ियों के लिए बेसिकली है। और इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन आपका जीके का बन रहा है, ये हरित क्रांति की कमियां क्या है। 2 क्वेश्चन बने हरित क्रांति से। हरित क्रांति की कमियां क्या है, ये क्वेश्चन बना है। रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण होता है, ये कमी है। इसके अलावा अधिक उपज देने वाली फसलों के लिए पानी की अधिक आवश्यकता के परिणाम स्वरूप भूमिगत जल संसाधनों में कमी आई। तो ये इसकी कमियां हैं हरित क्रांति की। बाकी यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 20 के 20 क्वेश्चन हमने आपको 100% एज इट इज बता दिए, सेम टू सेम पैटर्न में बता दिए हैं। और वो किसके कारण सफल हुआ है, ये चीज़ें बता पाना किसके कारण पॉसिबल हुआ है, आप सभी लोगों की मदद की वजह से। अगर आप सभी ये क्वेश्चंस ना सेंड कर पाते और इतनी मदद ना कर पाते हमारी, तो ये क्वेश्चन शायद इतने सटीक तरीके से हम आपको नहीं बता पाते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपका एग्जाम हो, एटलीस्ट इतने लोग इस वीडियो को देखते हैं, उनमें से किसी ना किसी का एग्जाम तो रहता ही है। क्लियर है। आप सभी लोग कमेंट में आके भी बोलते हैं कि हमारा एग्जाम था, इतना स्कोर किया है। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप कमेंट में आते हैं, उससे पहले ही आप जब एग्जाम से बाहर निकले एग्जाम देने से, तो आप तुरंत से हमें क्वेश्चंस बता पाएं। तो आप हमें क्वेश्चंस बताएंगे, उसका आंसर हम देंगे, उसकी डिटेल हम बताएंगे, तो उससे आपको भी आइडिया लगेगा और बाकी चीज़ें आप फिर कमेंट में और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लियर है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में हमने जो नंबर दिए उन नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नंबर यहाँ पर वापस हम दे रहे हैं, ये नंबर, इन पर आप व्हाट्सएप पर हमें जब भी एग्जाम हो, जब जरूर से क्वेश्चन सेंड करेगा। एटलीस्ट आपको अगर एक क्वेश्चन पता है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। क्लियर है। आइए अब हम हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन हिंदी का है, निस्तेज का विलोम क्या होता है। तो निस्तेज का हो जाएगा तेजस्वी, ओजस्वी, दोनों होते हैं और भी होते हैं, बट इन दोनों में से आपको मिला था तो आप एक क्लिक कर सकते हैं इन दोनों में से जो भी आपको मिला होगा।
80 की आमद 84 खर्च, 80 की आमद 84 खर्च। देखिए यहाँ पर दो मुहावरे होते हैं आमदनी से अधिक खर्च वाले के लिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसके अलावा एक और ये है 80 की आमद 84 खर्च। तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ है आमदनी से अधिक खर्च, वहां पर आमदनी अठन्नी वाला नहीं था, यही आपका बेसिकली पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा। तो अलग थलग रहना, किसी के दुख सुख में सहभागी न होना, यह होता है अपना खिचड़ी अपना अलग पकाना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण का शुद्ध वर्तनी पूछी। तो व्याकरण की होती है व्याकरण, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो ये होता है व्याकरण, है ना, व्याकरण होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित गद्यांश आपका पूछा था एक, जिससे 5 क्वेश्चंस बने थे। तो ये हिंदी के क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ टॉपिक हम आपको बता दें, जैसे कि शुद्ध वर्तनी शुद्ध से या शुद्ध जो वाक्य होते हैं उससे 2 क्वेश्चन आपके बेसिकली बने हैं। अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन बना, रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन आपके बने, पर्यायवाची से 1 से 2 क्वेश्चन बने, तत्सम से क्वेश्चन आपके बने हैं, तत्सम सद्भव से, लोकोक्ति से 1 क्वेश्चन था, वाच्य से क्वेश्चन था, मुहावरे से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। इसके अलावा विलोम शब्द से 3 क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है। इसके अलावा बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स को पहले देख लेते हैं। एवरेज यानी औसत से 2 क्वेश्चन बने, SICI से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बने हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बने, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन है, लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन बने, समय और कार्य से 2 क्वेश्चन थे, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बना है, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन था, LCM SCF से 2 क्वेश्चन बने हैं, अनुपात से 2 बने हैं, आयु से क्वेश्चन, बोर्डमास से और विभाज्यता से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो टॉपिक आपका लगातार बन रहा है वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, कोई भी नया अभी तक चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने, पजल से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग से बना है, ब्लड रिलेशन से 1 बना है, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन बना है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन बना है, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन बना है, अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 5 से 1 क्वेश्चन बना है, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बना है, आकृति से 1 क्वेश्चन, लुप्त संख्या से क्वेश्चन बना है, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे और बैठक व्यवस्था से भी क्वेश्चन आपके बने थे। यानी कि कुल मिलाकर जो पैटर्न आपका बन रहा है, जो एग्जाम में जो पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है वो डेली बेसिस पर, अब 20 तारीख से जो पैटर्न आपका चल रहा है सेम टू सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, कुछ भी चेंजेस अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यानी कि जो टॉपिक आपके पहले आ रहे थे वही अब आ रहे हैं। क्लियर है। तो आप उन पर ही अच्छी खासी कमांड करके रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है आपका एग्जाम। आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, जो टॉपिक आपको बता रहे हैं उन पर कमांड करेंगे तो 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप अच्छा खासा स्कोर भी कर पाएंगे और अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक भी कर पाएंगे। क्लियर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार हम आपको 100% एक्यूरेट और एग्जैक्ट एनालिसिस देने में बिलीव रखते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।